मुझे खेद है प्रधानमंत्री जी, लेकिन देश की एजेंसियों को राजनीति का हथियार बनते मैं चुप नहीं रह सकती। ममता बनर्जी का ये सीधा हमला और इसके निशाने पर है आज अमित शाह। देश की राजनीति में एक बार फिर से ऐसा तूफान खड़ा हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे दिल्ली से कोलकाता तक पूरी राजनीति में हलचल मच चुकी है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से सीधे क्या कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे खेद है प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपके गृह मंत्री यानी कि अमित शाह जो है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ममता का आरोप क्या है कि ईडी, सीबीआई जैसे जितने भी केंद्रीय एजेंसी हैं उनका जो है राजनीतिक बदले की भावना से इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका क्या कहना है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ खड़ा होता है उसके पीछे एजेंसियां लगा दी जाती हैं। यही नहीं, यहाँ पर ममता बनर्जी ने सवाल भी उठाए हैं। क्या यही है लोकतंत्र? क्या विपक्ष की आवाज दबाना ही अब रणनीति बन चुकी है? इसी बयान के बाद सियासी पारा अब बहुत ही हाई लेवल पर पहुंच चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे मामले को जानते हैं। सबसे पहले मामला क्या है, 8 जनवरी को जो आईपैक एक कमेटी है उसके जो सह संस्थापक हैं प्रतीक जैन, उनके घर पर छापेमारी होती है। ईडी के द्वारा ये छापेमारी की गई और ईडी ने इस छापेमारी का कारण क्या बताया कि कोल स्मगलिंग स्कैम की वजह से जो प्रतीक जैन है उनका नाम इसी मामले में यानी कि स्कैम में सामने आया। इसी वजह से पहले से यह तय किया गया था कि उनके घर पर जो है छापामारी की जाएगी। अब देखिए आईपैक क्या है। आईपैक जो है प्रशांत किशोर के द्वारा एक प्रमुख उन्होंने स्थापित किया था राजनीतिक परामर्श कंपनी है जो विभिन्न पार्टियों के लिए चुनावी रणनीतियां तैयार करती है। इसके अलावा अगर हम प्रेजेंट में देखें तो टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करती है ये आईपैक कमेटी, जिसमें पार्टी की आईटी सेल और मीडिया सेल भी शामिल होते हैं। इसके अलावा प्रतीक जैन टीएमसी की आईटी सेल के प्रमुख भी हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हम बता दें जो आईपैक है पहले सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी कि कैग थी। इसकी शुरुआत 2013 में प्रशांत किशोर ने की थी। बाद में इसका नाम बदलकर जो है आईपैक रखा गया था। प्रशांत किशोर के हटने के बाद आईपैक की जो कमान है वो प्रतीक जैन के पास आ जाती यानी कि अब वो इसको लीड कर रहे हैं। इसके अलावा प्रशांत ने बाद में बिहार में जन स्वराज पार्टी बनाते हैं और आईपैक जो तृणमूल कांग्रेस के साथ 2021 से जुड़ी हुई है। यानी कि हम इस पार्टी को यानी कि इस कमेटी को मान सकते हैं ये तृणमूल कांग्रेस की जितनी भी जो मतलब चुनाव की रणनीतियां होती है, जो भी उनके टारगेट होते हैं, जो भी उनकी पूरी डिटेल होती है वो इस आईपैक कमेटी के पास होती है। और यहाँ पर सिर्फ आईटी सेल में नहीं बल्कि उनके जो मेन कार्यकर्ता है, मुख्य जो कार्यकर्ता, उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन रहती है। और जब ये छापामारी की गई तो ममता बनर्जी का इस पर क्या कहना था कि जो इस छापेमारी यानी कि इसके बहाने से यानी कि ईडी के बहाने से जो है जो बीजेपी है वो तृणमूल यानी कि टीएमसी की जितनी भी रणनीति थी यानी कि जो भी उन्होंने अपने प्लान बना रखे हैं चुनाव को लेकर, उन सभी डिटेल्स को वो चुराना चाहती थी। अब देखिए 12 साल में 6 राज्यों में 5 पार्टियों की रणनीति बनाई है आईपैक ने। अभी तक क्या क्या काम किए देख सकते हैं आप। पंजाब में कांग्रेस 2017 में, इसके अलावा दिल्ली में आपका 2017 में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की इसने रणनीति बनाई। उसके अलावा बिहार में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ सभी पर यानी कि इन सभी प्लेसेस पर जो है ये जो आईपैक कमेटी है वो काम कर चुकी है। इसके अलावा छापेमारी का कारण उन्होंने साफ साफ बताया। ईडी का क्या कहना है कि जो कोयला तस्करी सिंडिकेट है उसके मुख्य आरोपी अनूप माझी, उनसे जुड़ा हुआ हवाला ऑपरेटर ने आईपैक की जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसको करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन में मदद की। यानी कि आईपैक कंपनी का नाम जो है आईपैक जो कमेटी है उसका नाम इस पूरे मामले में आ चुका है। जांच में नए सबूत मिले जिसके आधार पर कोलकाता और दिल्ली में कुल 10 जगह पर छापे मारे गए। इसके अलावा ईडी ने और क्या कहा कि यह कार्रवाई सबूतों पर आधारित है, किसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर पर नहीं पड़ी और इसका चुनावों से कोई लेना देना नहीं। हालांकि ये जो है ईडी ने कहा। इसके अलावा ममता बनर्जी इस पर क्या कहती हैं। ममता ने कहा कि यह कार्रवाई घटिया और शरारती गृह मंत्री करवा रहे हैं। यानी कि उन्होंने हमारे जो होम मिनिस्टर हैं इंडिया के अमित शाह जी, उनको उन्होंने शरारती कहा। इसके साथ ही उन्होंने नेस्टी और नोटी भी उनको कहा। उन्होंने कहा है कि टीएमसी के आईटी हेड के घर पर ईडी की रेड राजनीतिक बदले की भावना है, यानी कि एक तरह से राजनीति का बदला लेने की कोशिश की जा रही। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि अगर मैं भाजपा ऑफिस पर छापा डालूं तो क्या होगा। यहां तक उन्होंने क्या डाला कि अगर मैं इसके ऑपोजिट, अगर मैं भाजपा के किसी भी ऑफिस पर छापा डालूं, वहां पर अगर रेड करूं तो फिर क्या होगा।
चुनाव के नाम पर वे मेरी पार्टी से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी के द्वारा यह बयान दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, द बीजेपी इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डायरेक्टली उन्होंने सभी जनता के सामने यह कह दिया कि जो बीजेपी है वो डेमोक्रेसी का मर्डर कर रही है। Names of over 15 lakh people have been deleted through the SIR process, यानी कि जो SIR प्रोसेस करवाया गया था उस पर भी उन्होंने बातचीत रखी, अपना बयान रखा है कि इससे 15 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं SIR के जरिए। उन्होंने कहा, डू दे थिंक दे कैन कैप्चर द स्टेट बाय डिलीटिंग वोटर्स एंड रेडिंग द IT सेल ऑफिसेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। उन्होंने कहा, क्या वो सोचते हैं कि वो पूरी स्टेट को कैप्चर कर पाएंगे वोटर डिलीट करने के बाद? और उसके अलावा IT सेल पर अगर पार्टी के जो ऑफिस IT सेल है उस पर अगर छापा डालते हो, क्या वो फिर से क्या वो ऐसा करके क्या वो स्टेट को कैप्चर कर सकते हैं? तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा, आई डेयर द बीजेपी टू फाइट अस पॉलिटिकली इफ दे वांट टू विद बंगाल। उन्होंने कहा कि मैं डेयर यानी कि चैलेंज करती हूँ बीजेपी से कि अगर वो मुझसे लड़ना चाहते हैं तो राजनीतिक तौर पर लड़े और बंगाल को जीत कर दिखाएं। शी सेड एडिंग दैट शी वुड रिमेन द IPAC ऑफिस अंटिल जैन अराइव्ड एंड रिज्यूम्ड वर्क। उन्होंने कहा कि वो तब तक IPAC के ऑफिस में ही रहेंगी जब तक जैन जो प्रतीक जैन है वो वापस ऑफिस में नहीं आ जाते और दोबारा से काम शुरू नहीं हो जाता। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं सत्ताधारी दल पर, यानी कि हम यहाँ पर जो बीजेपी की बात करें, बीजेपी पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये चीज भी कही है कि जब भी चुनाव आते हैं देश के किसी भी हिस्से में, तब ही जो ED है ऐसे छापे मारनी शुरू कर देती है या फिर SIR जैसी जो प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवा दी जाती है। तो ये सब जायज नहीं है। उन्होंने साफ साफ कह दिया। CM ममता ने कहा कि क्या ED और अमित शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क और उम्मीदवार की सूची को जब्त करना है, यानी कि उन्हें यही डर है कि कहीं ना कहीं इस ED के जरिए वो जितनी भी उनकी पार्टी है TMC की पार्टी की जो हार्ड डिस्क या फिर जितने भी कैंडिडेट की लिस्ट है वो उसको चुराना चाहते थे, वो उसकी पूरी डिटेल लेना चाहते थे। ये एक घटिया और शरारती गृह मंत्री है। तो ये जो है ममता बनर्जी के द्वारा कहा गया, उन्होंने देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, यहां तक आरोप लगा दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा, मेरी पार्टी के सभी दस्तावेज उठाकर ले गए हैं। एक तरफ वे पश्चिम बंगाल में SIR के जरिए जो वोटर्स हैं उनका नाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की जो है एक्शन लिए जा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मुझे माफ करें प्रधानमंत्री जी, कृपया अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करें। यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली यानी कि सभी के सामने कहा कि जो गृह मंत्री उसको कंट्रोल किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी हमसे नहीं लड़ सकती तो आप बंगाल क्यों आ रहे हैं? हमें लोकतांत्रिक तरीके से हराइए। आप हमारी एजेंसियों का इस्तेमाल, हमारे कागजात, हमारी रणनीति, हमारे वोटर्स, हमारे डेटा, हमारे बंगाल को लूटने के लिए कर रहे हैं। ये सब करके आपको जितनी सीटें मिल रही थी वो घटकर 0 हो जाएंगी। तो इसी तरह यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली चैलेंज किया है बीजेपी को। इसके अलावा यहाँ पर SIR पर क्या उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो है वो भाजपा के IT सेल के बनाए मोबाइल एप्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये अलोकतांत्रिक और गैर कानूनी है, ये सब नहीं चल सकता। तो ममता बनर्जी ने डायरेक्टली चैलेंज किया है बीजेपी और उसके साथ ही जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह उनको। इसके अलावा जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो क्या कहना चाहती है इस चीज को लेकर कि जब छापेमारी पड़ रही थी उस समय पर जो है ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंची। वहां पर उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए, कुछ फाइल्स लिए, वहां से लैपटॉप और कुछ पेन ड्राइव वगैरह, पूरा जो डेटा था उनका इलेक्शन का, चुनावों का, वो पूरा डेटा लेकर वापस आ गई, यानी कि उनके घर से लेकर आ गई। इसी दौरान जो है ऑपोजिशन पार्टी के नेता क्या कहते हैं कि ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि एक तरह से उन्होंने कहा कि उन्होंने ED के काम में बाधा डाली है। इसी वजह से अब जो है उन पर एक तरह से जो कोलकाता का हाई कोर्ट है उसमें अब जो याचिका दायर की गई है ममता बनर्जी के खिलाफ। तो इसी तरह ममता बनर्जी जो अब उन्होंने एक बार फिर से हिम्मत दिखाई है बीजेपी के सामने खड़ा होने की, और जो अलोकतांत्रिक कार्यवाहियां हो रही हैं, यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए जब चुनाव आते हैं तब ही SIR जैसी प्रक्रिया शुरू होती है, जब चुनाव आते हैं तब ही किसी न किसी विपक्ष पार्टी के जो नेता उनके घर पर जो है छापा पड़ जाता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पिछली बार जब चुनाव होने वाले थे बिहार में या फिर हम देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो उस समय पर जो थे कांग्रेस के आपने एक राहुल गांधी का एक उन्होंने
आपने एक कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उसमें उन्होंने कहा था कि चुनावों से 1 महीना पहले ही उनके सभी जो अकाउंट है वो सीज कर दिए गए थे, यानी कि फ्रीज कर दिए गए थे, यानी कि वो किसी भी तरह से जो मनी थी यानी पैसे का यूज नहीं कर सकते थे। हालांकि उन्होंने भी ये चीज कही है, इस चीज में वो भी ममता बनर्जी जैसा ही रुख रखते हैं। क्या सत्ताधारी दल को ही सिर्फ ये अधिकार है कि वो अपने चुनावों के समय प्रचार कर सकते हैं, बाकी जो जितनी भी पार्टीज हैं उनको चुनावों का प्रचार क्यों नहीं करने दिया जा रहा? अगर कुछ ऐसा होता भी है तो उन पर किसी न किसी तरीके का आरोप लगाकर उनको जेल भेजने की कोशिश कर दी जाती है। इसी तरह उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है दायर की गई है। वहां पर अभी इसको लेकर जांच पूरी कार्यवाही चल रही है। इसके अलावा टीएमसी ने किया आरोप लगाया है कि राज्य में चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। एसआईआर की इस प्रक्रिया ने एलिजिबल और असली वोटर्स जो है उनको भी मुश्किलों में डाल दिया है, यानी कि जो रियल वोटर्स थे उनका भी नाम यहां से काट दिए गए हैं एसआईआर प्रक्रिया के जरिए। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली ये चैलेंज किया है ममता बनर्जी ने कि जब भी यानी कि चुनाव होते हैं तो विपक्षी नेताओं के साथ, यानी कि जो विपक्षी पॉलिटिशियंस होते हैं उनके साथ ऐसा क्यों कर दिया जाता है। यानी कि हर बार जो ईडी है वो चुनावों के टाइम ही उसको ये जांच प्रक्रिया याद आती है कि अब हमें जांच प्रक्रिया करनी है। तो इसी तरह इस चीज को लेकर यानी कि इस बात को लेकर बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है पूरे ही भारत में। अब देखिए ये जो पूरा मामला यानी कि जो हम तस्करी घोटाले की बात कर रहे हैं, कोल स्मगलिंग स्कैम था, वो क्या था? तो ये एक भ्रष्टाचार का मामला है। मुख्य रूप से ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी कि ईसीएल की जो खदानें हैं वहां से कोयले की चोरी हो रही थी और अवैध तस्करी उससे जुड़ा हुआ था। और ये जो घोटाला था 2020 में सामने आता है। आप खुद सोचिए दोस्तों, 2020 का मामला है ये, और 2026 में यानी कि 6 साल बाद अब उनको पता चल रहा है कि आईपैक जो है वो इस मामले में जुड़ी हुई है, यानी कि उसका इस पूरे स्कैम में हाथ है। और अब उनके जो आईटी सेल के जो मुखिया है यानी कि जो उनके निदेशक है उनके घरों पर छापे डाले जा रहे हैं। यानी कि 6 साल बाद उनको याद आना था, अगर कुछ ऐसा था तो वो 2025 में कहां पर थे, 2024 में कहां पर थी ईडी। यानी कि इसी तरह यहाँ पर इसको एक अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो जो ममता बनर्जी कह रही है कि यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात की जा रही है, तो वो एक तरह से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सही साबित भी होती है। और इसमें जो है सैकड़ों हजारों करोड़ों रुपए की जो हानि हुई थी उसका ये मामला है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, इसके साथ ही ईडी इसकी अभी भी जांच कर रहा है, यानी कि 6 साल तक जांच चल रही है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह है कि एक मामला जो है वो करीब 6 से 7 साल तक चलता रहता है और उस पर कोई भी फैसला नहीं लिया जाता, कोई भी किसी भी आरोपी को सजा नहीं मिलती। इसके अलावा घोटाला किस तरह से किया गया था? ईसीएल की लीज पर दी गई जो खदानें थी उनमें से कोयला चोरी हो रहा था। इसके अलावा अवैध तरीके से खनन जैसे कि रेट होलिंग माइनिंग हो रही थी। इसी तरह कोयला निकाला जा रहा था। चोरी का कोयला जो था वो सस्ते दामों पर फैक्ट्री, कोक प्लांट्स और जितने भी खरीदार थे उनको बेच रहे थे। इसमें पुलिस अधिकारी, ईसीएल अधिकारी, सीआईएसएफ कर्मी और रेलवे अधिकारियों की भी मिलीभगत का आरोप लगाया गया। इसके अलावा सिंडिकेट अवैध टोल बूथ चलाता था और प्रोटेक्शन मनी वसूलता था। इसके अलावा चोरी का कोयला बंगाल के बाहर यूपी, बिहार, झारखंड इन सभी में जो है तस्करी किया जाता था। इसमें जो मुख्य आरोपी थे वो अनूप माझी उर्फ लाला जो अभी जेल में है, वो इसमें मुख्य आरोपी पाए गए थे। लेकिन अभी जो जांच उसकी फिर भी चल रही है। इसमें जनरल मैनेजर, सिक्योरिटी चीफ, आप जानते हैं अगर कोई ऐसा घोटाला होता है तो उसमें कोई एक व्यक्ति भ्रष्ट नहीं होता, उसमें पूरा सिस्टम ही एक तरह से भ्रष्ट हो जाता है, और वो भी खास करके भारत जैसे देश में। इसके अलावा जांच की शुरुआत कहां से होती है? 2020 से। इसके अलावा ईडी की भूमिका क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए के तहत उन्होंने जांच की। करोड़ों रुपए की नकदी, सोना, संपत्ति जब्त की गई। शेल कंपनियों के जरिए पैसे लॉन्ड्रिंग का पता चला है, यानी कि कुछ कंपनी के जरिए। इसके अलावा अगर हम देखें राजनीतिक विवाद, इस पर क्या, अभी हमने देखा टीएमसी ने इसे केंद्र सरकार की राजनीतिक साजिश बताई है कि वो राजनीतिक तौर पर बदला लेना चाहती है। यानी कि वहां पर अब जो है बंगाल में अगर हम देखें तो बंगाल में जो बीजेपी है
उसकी एक ऑफिस की रिपोर्ट है, उसके द्वारा ये चीज सामने आई है कि अब बंगाल में बीजेपी का जीत पाना मुश्किल है, यानी कि वहां पर जो लोगों का समर्थन नहीं मिल पा रहा। तो इसी चीज को अब जो है खतरा मानते हुए बीजेपी ने, या फिर हम अगर हम होम मिनिस्ट्री, जैसे कि ममता बनर्जी ने कहा, उन्होंने जैसे आरोप लगाया कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा मामला कोर्ट में अभी चल रहा है, कई चार्जशीट भी इसकी दाखिल हो चुकी है इस पूरे की। इसके अलावा अब ममता बनर्जी पर एक्शन लेने की बात चल रही है। एजेंसी ने क्या कहा कि सुश्री बनर्जी और कोलकाता पुलिस आयुक्त की कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत ये जांच चल रही थी और इस कार्रवाई में बाधा जो है ममता बनर्जी के द्वारा उत्पन्न की गई है। इसी तरह उन्होंने कहा यह तलाशी किसी भी चुनाव से संबंधित नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नियमित कार्रवाई का हिस्सा है, यह स्थापित कानूनी सुरक्षा उपायों के अनुसार ही की जा रही है। और यहाँ पर भी जो ईडी है उसका कोई भी जवाब लॉजिकल नहीं था। जैसे कि सभी को पता होता है कि चुनाव प्रक्रिया की जो भी जानकारी, जो भी डेटा होता है वो कहीं एक जगह पर नहीं पड़ा रहता। कि अगर हम कहें कि आईपैक जो कंपनी है, आईपैक जो कमेटी है उसके ऑफिस आईटी सेल में ही है, ऐसा नहीं है। आजकल हर इसके जो कर्मचारी वर्कर है उनके घर पर, या फिर इनके जो जो मेन होते हैं, लीडर जो मतलब मुखिया होते हैं, ऐसी कमेटीज के जो हेड होते हैं उनके घरों पर भी ऐसा डाटा पाया जाता है, मतलब रखा जाता है सेफ्टी के तौर पर। तो इसी तरह अब यहाँ पर जो ईडी के पास कुछ खास जवाब नहीं था। इसी तरह यहाँ पर ये जो मामला है पूरा सामने आ चुका है। अब दोस्तों अगर हम समझे कि पीएमएलए 2002 क्या है, यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम क्या है, जिसके तहत यानी कि इसका हवाला दिया है ईडी ने कि इसके तहत वो जांच कर रही थी। तो ये अधिनियम 2002 में लाया गया था, भारत का एक महत्वपूर्ण कानून बना उस समय, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया था, ताकि जो धन शोधन है यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, एक तरह से तस्करी से जो भी पैसा वगैरह मिलता है उसको रोका जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ क्या होता है कि अपराध से कमाया गया काला धन। इसके अलावा जैसे उसको छिपा देना, स्थानांतरित करना या फिर उसका निवेश कर देना, इससे क्या होता है कि उसको सफेद दिखाने की कोशिश की जाती है। ये 2003 को पारित हुआ, 2005 से पूरी तरह से लागू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, जो काला धन है उसको रोकना, या फिर काले धन को जो लोग सफेद धन दिखाने की कोशिश करते, जैसे कि कई अवैध तरीके से कोई भी काम करके धन कमाया जाता है, लेकिन बाद में कुछ एनजीओ वगैरह चला लिए जाते हैं, कुछ इन्वेस्ट कर लिया जाता है किसी कंपनी में या किसी जगह पर, कुछ दान कर दिया जाता है, कुछ ऐसे ही फंडिंग वगैरह दे दी जाती है। तो उसके तहत जो उसको सफेद दिखाने की कोशिश होती है उसको रोकना था। इसके अलावा इससे जुड़े अन्य मामलों का निपटारा करना, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, भारत की जो वित्तीय प्रणाली उसको सुरक्षित करना, आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाना। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग को अपराध कैसे बनाया गया था, धारा 3 में अपराध से प्राप्त धन को छिपाना, रखना, प्राप्त करना, उपयोग करना या फिर वैध संपत्ति बनाने में शामिल हो। इसके अलावा इसमें सीधे परोक्ष रूप से मदद करे या फिर कोई पार्टी बने तो उसको भी मनी लॉन्ड्रिंग बनाया गया है। इसके अलावा अपराध जो ये होता है निरंतर प्रकृति का तरीका, यानी कि लगातार चलता रहता है। इसके अलावा सजा क्या रहती है, इसमें कठोर कारावास, कम से कम 3 साल, अधिकतम 7 साल की सजा, कुछ मामलों में 10 साल तक की सजा भी हो सकती है, इसमें जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा अगर अपराध एनडीपीएस एक्ट यानी कि मादक पदार्थों से जुड़ा हो तो सजा इसमें ज्यादा हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे कि ममता बनर्जी के द्वारा डायरेक्टली होम मिनिस्टर पर, इसके साथ ही जो हमारे सत्ताधारी दल हैं, हमारी जो सरकार है यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। अब सवाल सिर्फ ममता बनर्जी और अमित शाह का नहीं है, सवाल है लोकतंत्र का, सवाल है एजेंसियों की स्वतंत्रता का। और एजेंसियों को अब क्या, यानी कि राजनीतिक चुनावों के लिए, यानी कि राजनीतिक लड़ाई के लिए इनको यूज किया जा रहा है। सवाल यहाँ पर होता है क्या राजनीतिक जो है अब जांच एजेंसियों में लड़ी जाएगी, यानी कि जो भी राजनीति होगी, जो भी इलेक्शन होंगे, जो कुछ भी होगा वो सब इन एजेंसियों के थ्रू चलेगा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। क्या ममता बनर्जी के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए वो सच है या फिर वो सिर्फ उनका एक भ्रम है? तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट करंट के टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।